अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपना यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद हमने यूनिट नंबर 6 आज स्टार्ट करना है, जो आपकी बुक पे जो है वो चैप्टर नंबर 4 ही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक पर ये, और यूनिट नंबर 6 है कंटेंट से ये नीड असेसमेंट, जिसमें दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलप अ फ्रेमवर्क टू असेस द लर्निंग नीड्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ अ टारगेट ग्रुप, एनालाइज द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव से पहले हमने आपकी बुक से जो है ना, जो जो कंटेंट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है नीड असेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें लर्नर की नीड्स हैं और जो भी कंटेंट इससे रिलेटेड आता है, पहले हम वो कवर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। लास्ट पे जो है ना हम लोग इस पे ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको मैं एक नोट्स के थ्रू जो है ना वो बता दूंगी कि इसके अंदर क्या आना है। वही चीजें जो आज हम डिस्कस करेंगे ना, वही इसमें जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको पहले जो है ना बुक से इसका बताती हूँ। बुक के चैप्टर नंबर 4 है, वही जो जहां से हमने लर्निंग स्टाइल वाला चैप्टर किया था ना, वही आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, उसमें से आज हम 3 ऑब्जेक्टिव जो है ना इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ये आपकी बुक के ऑब्जेक्टिव्स हैं, चैप्टर नंबर 4। जब आप लोग ओपन करेंगे बुक पे, तो वहां पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव्स। इस बुक में जो ये जो कंटेंट मतलब कि चैप्टर नंबर 6 है, जो यूनिट 6 है आपका कंटेंट से, इसमें हमने पढ़ना है एजुकेटर के रोल्स क्या क्या हैं लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं लर्निंग के, कंपोनेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग, स्टेप्स क्या क्या होते हैं इन द असेसमेंट ऑफ द लर्निंग नीड्स, और मेथड्स क्या क्या होते हैं जिससे हम लोग असेस करते हैं लर्नर की नीड्स को। और फिफ्थ नंबर पे आपको ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के अंदर आ जाता है, जो हमने यूनिट 6 में कवर करना है, कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि मतलब कि ऐसे हैं जिसमें हम लोग 4 टाइप्स ऑफ रेडीनेस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ जो रेडीनेस टू लर्न है ना, इसी को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली चार हमारे पास जो है ना, सॉरी 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन, जो इस यूनिट में हमने कवर करने हैं। जिसमें से आज हमने जो लर्निंग प्रोसेस है, रोल इसका वो पढ़ेंगे। आज हम लोग इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग के। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स पढ़ेंगे जो इन्वॉल्व होते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स, और देन जो है ना मेथड्स क्या क्या होते हैं जिससे हम असेस करते हैं लर्नर की नीड्स को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको टाइप्स ऑफ रेडीनेस टू लर्न बताऊंगी। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पास पेपर का। अगर मैं बात करूँ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, पास पेपर का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रेडीनेस टू लर्न, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिससे हम लोग असेस करते हैं लर्नर की नीड्स को, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स। ये जो है ना स्टेप्स इन्वॉल्व इन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स, ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, तो आपने इसको हाईलाइट करना है और अच्छे से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि मेथड्स जो होते हैं लर्नर की नीड्स को असेस करने के, वो और हैं, और स्टेप्स और हैं। आपसे यूएचएस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स। ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के जो हमने ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली इसमें जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं लर्निंग के, वो 3 ही है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले नीड्स आ जाती हैं लर्नर की। ठीक है, उसके बाद रेडीनेस टू लर्न, ये हम लोग पढ़ते हैं, और तीसरे नंबर पे जो हमारे स्टाइल्स होते हैं लर्निंग के, वो कौन से हैं। तो ये 3 जो होते हैं ना बेसिकली, ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं लर्निंग के। इसके बारे में ना आगे भी बताया हुआ उन्होंने, तो आगे भी यहाँ से भी मैंने आपको बता दी, और आगे भी आपको मैं हाईलाइट करवा दूंगी, 121 पेज पे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कि एजुकेटर के रोल्स क्या क्या होते हैं बेसिकली लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले वो क्या करता है, प्रॉब्लम्स या जो भी लर्नर को डेफिसिट्स आ रही होती हैं उसको, किसी कोई चीज लर्न करने में, तो उसको असेस करता है सबसे पहले, जो एक एजुकेटर होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको एविडेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो होता है ना वो उसको प्रोवाइड करेगा कि आप इसके थ्रू जो है ना अपने ये जो डेफिसिट्स हैं या आपके जो नॉलेज गैप्स हैं, इसको आप फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, इसको खत्म कर सकते हो। उसका मेथड्स बताएगा, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि इसके थ्रू, इस मतलब कि इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप बेटर जो है ना वो लर्न कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। तो उसके बाद थर्ड पे इसका क्या रोल होता है, आइडेंटिफाई करना,
अब क्या होगा कि जब उसने मतलब कि उसको रोज उसको बता दिया उसने कि ये मेथड्स हैं, नेक्स्ट वो क्या करेगा, अब वो देखेगा कि उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, फिर उसको उसके मुताबिक जो है ना वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा। जब उसके फीडबैक देगा वो, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब उसकी जो फीडबैक है वो डिपेंड करती है कि उसने किस तरह का काम, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है वो, ठीक है। अगर तो वो गुड परफॉर्मेंस उसकी होगी तो उसकी लर्निंग जो है ना वो इन्फोर्स होगी, ठीक है। मतलब वो न्यू स्किल सीखेगा, ठीक है, न्यू नॉलेज उसको आएगा, और न्यू मतलब उसका एटीट्यूड जो होता है लर्निंग के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, ठीक है। वो जब अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा तो उसके मुताबिक न्यू चीजें जो है ना वो अडॉप्ट करेगा, लर्न करेगा। तो दैट इज रिइंफोर्सिंग लर्निंग, ठीक है। उससे क्या होगा कि लर्निंग जो होती है वो उसके रिइंफोर्स होगी। और लास्ट वाला जो इसका रोल है वो ये होता है कि इफेक्टिवनेस देखना, एजुकेशन जो उसने प्रोवाइड की है। मतलब वो देखेगा, जो लर्नर जो हमारे पास एजुकेटर होता है वो देखेगा कि कितना इफेक्टिवली उसने जो है ना उसको एजुकेशन प्रोवाइड की थी और उसका क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ये रोल्स आपने जस्ट एक दफा रीड कर लेने हैं, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको वैसे ही ये अंडरलाइन करवा दिया, आप लोग इन्हें पढ़ने हैं ये। उसके बाद आगे आ जाता है असेसमेंट ऑफ लर्नर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसके वही डिटर्मिनेंट्स होते हैं लर्नर के असेसमेंट में। ये आपने अपनी बुक पे ना हाईलाइट कर लेने हैं, ठीक है, ये वाले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर का क्वेश्चन भी है ये, कि असेसमेंट ऑफ द लर्नर जो है ना, इसके मतलब जो लर्निंग लर्निंग जो होती है हमारे पास, इसके तीन डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं। तो ये बेसिकली हैगर्ड ने दिया था 1989 के अंदर। ये एमसीक्यूज भी आता है कि ये कब दिया था, किसने दिया था, जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं लर्निंग के। और हैं कौन से, बेसिकली तीन डिटर्मिनेंट्स इसके। सबसे पहले लर्निंग नीड्स है, देन रेडीनेस टू लर्न है, और देन जो है ना हमारे पास आ जाता है लर्निंग स्टाइल। तो लर्निंग नीड्स क्या होती हैं, बेसिकली लर्निंग नीड्स का मतलब होता है कि क्या चीजें जो लर्नर जो है ना वो लर्न करना चाहता है, उसकी क्या क्या नॉलेज गैप्स हैं उसके, जो हमने फुल करने हैं, फिल मतलब कि उसके उसको दूर करना है, यानी कि खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद आता है रेडीनेस टू लर्न। दूसरा डिटर्मिनेंट होता है कि कितना वो मतलब कि लर्नर जो है वो रिसेप्टिव टू लर्निंग है, यानी कि वो तैयार है कि मैं ये चीज जो है वो लर्न करने जा रहा हूँ। लर्नर जो है वो उसका फिजिकली रेडी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो दूसरी ये चीज होती है जो डिटरमिन कर रही होती है लर्निंग को। थर्ड नंबर पे हमारे पास उसका लर्निंग स्टाइल है, जो कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हर लर्नर जो है ना वो अडोप्ट कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, ठीक है। जैसे कोई वर्क लर्निंग स्टाइल के थ्रू लर्न करता है, कोई कोड लर्निंग स्टाइल के थ्रू लर्न करता है, कोई, मतलब कि हर कोई जो है ना लर्नर उसकी डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं। तो बेसिकली ये तीन डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लर्निंग जो है वो प्रमोट हो रही है, नहीं हो रही, लर्नर जो है वो किस तरह से लर्न कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ना ये डिटर्मिन कर रही होती हैं लर्निंग को, ठीक है। ये तीन हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लर्निंग नीड्स की डेफिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये भी पास पेपर में डेफिनेशन आई हुई है कि डिफाइन लर्निंग नीड्स एंड राइट डाउन स्टेप्स इन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेनी है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली हमारे पास लर्निंग नीड्स को हम डिफाइन करते हैं जो हमारे नॉलेज के अंदर गैप होता है, ठीक है, दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि लर्निंग नीड्स क्या है, बेसिकली ये हमें ना नॉलेज गैप्स बताती हैं, ठीक है। यानी कि एक जो लर्नर है उसका उसको उसका नॉलेज लेवल क्या होना चाहिए था, और उसका एक्चुअल जब वो परफॉर्मेंस करता है तो उसका एक्चुअल लेवल क्या आता है, तो उसके दरमियान जो भी डिफरेंस होता है ना, जो गैप आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लर्निंग नीड्स, दैट आर कॉल्ड लर्निंग नीड्स। अब बेसिकली ये कब दी थी और किसने दी थी वो हम पढ़ते हैं। हेल्थ केयर एजुकेशन एसोसिएट्स एक मतलब अदारा था, इसने लर्निंग नीड्स दी थी और 1989 के अंदर दी थी, ठीक है। ये जो लर्निंग नीड होती है ना, बेसिकली ये गैप बताती है बिटवीन व्हाट कोई मतलब कि क्या जानता है कोई बंदा, ठीक है, एंड व्हाट समवन नीड्स टू वांट और नो, मतलब कि उसे क्या मजीद जानने की जरूरत है, वो अब मतलब उसका प्रेजेंट लेवल क्या है, और उसको उसका उसको फर्दर जो है इसमें किस तरीके से मतलब कि उसको और क्या क्या चीजें जो हम उसे प्रोवाइड करेंगे जो उसे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास जो है ना, ये लर्निंग नीड्स की डेफिनेशन है इसकी एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तक। उसके बाद आपने आगे ये हाईलाइट कर लेना कि ये कब दी थी और किसने दी थी, हेल्थ केयर एजुकेशन एसोसिएट ने दी थी ये। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम लोग अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स इन द असेसमेंट ऑफ द लर्निंग नीड्स। ये स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी ऊपर किया हुआ है, पास पेपर में आए हुए हैं ये। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना है लर्नर को। लर्नर को आइडेंटिफाई करने में क्या है कि हम लोग यहाँ पे ऑडियंस को देखेंगे, ठीक है।
कि अब हम लोग लर्निंग नीड्स को असेस करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास हमारा लर्नर आ जाता है, ठीक है। अब लर्नर में क्या है कि हम देखेंगे कि लर्नर कितने लोग हैं। एक लर्नर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि उसके अंदर जो लर्नर है वो कौन सा है, मतलब कि या वो हमारी फैमिली मेंबर है, या वो कोई नर्सिंग स्टाफ है, या कोई वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये चीज हमने जो होता है ना, बेसिकली सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमने जो लर्निंग नीड्स को असेसमेंट करनी होती है, तो सबसे पहले हमने लर्नर को आइडेंटिफाई करना है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसको कितनी एजुकेशन जो है वो है, और कितनी फर्दर हमें इसको देने की जरूरत है। तो ये सारा चीजें जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लर्नर कौन सा है। आया कि वो हमारी फैमिली में से कोई है, आया कि वो एक नर्सिंग स्टाफ है, एक स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है राइट सेटिंग को चूज करना। चूज द राइट सेटिंग। अब क्या होता है, लर्नर को चूज कर लिया, अब हमने उसको ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट वो होता है जिसके अंदर प्राइवेसी होती है प्रॉपर, और उसकी जो भी उसने इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करनी होती है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड राइट सेटिंग। तो ये चीजें आपने लिखनी है राइट सेटिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कलेक्ट डाटा अबाउट द लर्नर। अब आपने क्या करना होता है कि जो लर्नर होता है ना उसके बारे में आपने डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, मतलब कि डाटा कलेक्ट करना होता है लर्नर से डायरेक्टली। आप जो उनकी नीड्स हैं ना और प्रेफरेंसेस हैं उसके मुताबिक आप डाटा लोगे, वो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, इंटरव्यूज के थ्रू ले सकते हो, उसके अलावा सर्वेज के थ्रू ले सकते हो, डिफरेंट मतलब कि हमारे पास होते हैं मेथड्स इसके। उसके बाद आता है कलेक्ट डाटा मतलब कि अबाउट द लर्नर। तो यही मैंने आपको बताया कि जब हमने डाटा लेना होता है ना लर्नर के बारे में। सॉरी, पहले मैंने आपको जो है ना वो फ्रॉम द लर्नर जो है उसके बारे में बता दिया। कलेक्ट डाटा अबाउट द लर्नर। कलेक्ट डाटा अबाउट द लर्नर का मतलब क्या है कि लर्नर का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड नॉलेज लेवल, उसका एक्सपीरियंस, उसके मुताबिक जो है ना आपने मालूमात जो है वो अपना जो डाटा है वो इकट्ठा करना होता है इसमें, ठीक है। कलेक्ट डाटा अबाउट द लर्नर, इसमें अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसमें हमने लर्नर के बैकग्राउंड नॉलेज लेवल और एक्सपीरियंस के मुतालिक जो है ना डाटा लेना होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डाटा कलेक्शन अबाउट द लर्नर। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारा जो है ना वो ऑब्जेक्टिव इसका आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कलेक्ट डाटा अबाउट द लर्नर। तो इसके अंदर हम लोग जो है ना वो क्या करेंगे, पहले तो डिटरमिन करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन बाय एक्सप्लोरिंग द टिपिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। हम देखेंगे उसकी क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट हैं उस पॉपुलेशन के। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग लर्नर से जो है ना वो डाटा, लर्नर के बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है फोर्थ नंबर पे वो होता है कलेक्ट डाटा फ्रॉम द लर्नर, यानी कि डायरेक्टली लर्नर से आपने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। डायरेक्टली लर्नर से डाटा कलेक्ट करना है। लर्नर से डायरेक्टली आप उनकी नीड्स और उसकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है, उसके मुतालिक डाटा लोगे इसके अंदर। जैसे सर्वेज और जो मतलब कि हमारे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो उसके थ्रू आप जो है ना वो डाटा ले सकते हो इससे। यहाँ पे जो आता है फोर्थ स्टेप पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है फिफ्थ स्टेप, इन्वॉल्व मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम। आपने क्या करना है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ है जैसे डॉक्टर है, नर्सिस हैं, तो उनको भी आपने क्या करना है, इन्वॉल्व करना है साथ ही, जब आपने लर्निंग के नीड जब आप लर्निंग नीड्स को असेस कर रहे होते हो, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे ये स्टेप आपने एज इट इज याद करना है, इसको आगे पीछे नहीं करना आपने। इन्वॉल्व मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम, हाँ अगर आपको भूल जाते हैं इन केस तो ठीक है, लेकिन वैसे कोशिश करिएगा कि आप ऐसे ही याद कर लें। वैसे आप ये नहीं कि आप आगे पीछे कर नहीं सकते, लेकिन बेहतर है कि आप इसको इसी में ही लिखें। इन्वॉल्व मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम, इसमें क्या होता है कि आपने जो हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स होते हैं जैसे नर्सिंग स्टाफ वगैरह, केयर गिवर्स हैं, ठीक है, उनको भी आपने साथ इन्वॉल्व करना होता है, क्योंकि ये पेशेंट से डायरेक्टली इंटरेक्शन में होते हैं जो लर्नर होता है उससे, इन केस ऑफ लर्नर। तो क्या होता है कि आपने उनके साथ इन कांटेक्ट में रहना ताकि वो भी आपको फर्दर जो है ना डाटा प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि हेल्थ केयर टीम के दूसरे लोगों को भी आपने शामिल करना होता है इसके अंदर, ठीक है, ताकि वो भी मुकम्मल जो है ना वो आपको इसके बारे में डाटा लर्नर के बारे में दे सकें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रायोरिटाइज द नीड्स। प्रायोरिटाइज नीड्स जो होती हैं इसमें मैस्लो हायरार्की नीड्स की आपने बात करनी है, यानी कि जो पहले सबसे उसकी बेसिक नीड्स है ना वो आपने सबसे पहले फुलफिल करनी है, और देन जो है ना फर्दर उसकी नीड्स को आप फुलफिल करोगे। जो सबसे ज्यादा मतलब जरूरी लर्निंग नीड्स होती है पहले उसको रखना है आपने, उस पर फोकस करना है, और देन जो है ना वो लोअर ऑर्डर नीड्स की तरफ आपने मूव करना है।
ठीक है, उसके बाद आपको इसमें एग्जाम्पल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, पहले आपने स्टेप लिख देने हैं, उसको लिस्ट कर देना, और उसमें जो है ना जस्ट 2 से 3 लाइनें आपने लिख देनी होती है, क्योंकि यूएचएस में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखें, इस तरह आपने करना भी नहीं है, ठीक है, बुलेट्स की फॉर्म में आपने लिखना है, और नीट नीट लिखना है, ये क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर प्रॉपर फोकस करना है आपने। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल भी उन्होंने दी हुई है, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, उसको क्या है कि उसको आपने सबसे पहले जो है ना उसकी डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में बताना है, कि उसको फर्ज करें कि उसको कोई भी मतलब कि किडनी प्रॉब्लम है, तो अब आपने उससे कहना है कि पहले वो लो सोडियम डाइट ले, ताकि पहले उसकी बेसिक नीड जो है, उसका बेसिक नीड ये है कि वो डाइट के अंदर पहले नमक जो है ना वो ज्यादा ले रहा है, ठीक है, उसको आपने कहना है कि वो कम से कम सोडियम की डाइट ले, ताकि वो फर्दर उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो इस तरह से आपने बाद में जो है ना आपने फिर उसको जो बेसिक जो फिजियोलॉजिकल नीड है, जैसे कि पेन है, डिस्कम्फर्ट वगैरह है, तो आपने देन उसको असेस करना है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल लर्निंग अबाउट अ लो सोडियम डाइट लाइकली कैन नॉट अकर इफ अ पेशेंट फेसेस प्रॉब्लम विद बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स सच एज पेन एंड डिस्कम्फर्ट, द लेटर नीड्स शुड बी एड्रेस्ड बिफोर एनी अदर हायर ऑर्डर नीड्स। तो इसका मतलब यही है कि सबसे पहले अगर एक पेशेंट है वो आपके पास आया है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपका पहला काम क्या होगा, अब इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो पहले आप उसकी दर्द और जो उसको वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, आप उसको ठीक करोगे, देन आप उसको बताओगे कि आपने जो है ना वो लो सोडियम डाइट लेनी है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है ना वो 7 ऑब्जेक्टिव, इसका जो स्टेप है वो हम डिस्कस करते हैं। जो स्टेप है वो होता है डिटरमिन अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब हमने ये देखना है कि क्या उसको प्रॉपर जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, यानी कि देखना है उसको कि जो टीचिंग मटेरियल होता है, उसको जो टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो अवेलेबल हैं उसको या नहीं है, उसको प्रॉपर वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग जो है ना वो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है लर्निंग नीड्स को मतलब कि प्रायोरिटाइज करने का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे कुछ नीड्स होती हैं मैंडेटरी, जो उसकी सर्वाइवल नीड्स होती हैं, जो आपने फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। देन हमारे पास आता है डिजायरेबल नीड, जो कि जिस पे लाइफ उसकी डिपेंड नहीं कर रही होती, कुछ और पॉसिबल नीड्स होती हैं, ठीक है, जो पॉसिबल होती हैं, यानी कि नीड्स और इन्फॉर्मेशन दैट इज नाइस टू नो बट नॉट इसेंशियल रिक्वायर्ड, और सिचुएशन इन विच द लर्निंग नीड्स इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज। तो ये जस्ट आपने एक दफा रीड कर लेनी है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये टेबल जो है ना। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है। अच्छा, अब हमने जो है ना वो ये चीज़ें देख ली, डिटरमिन अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर उसको प्रॉपर रिसोर्सेज के बारे में हमने असेस करना है कि उसको प्रॉपर रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स और जो नर्सेज उसको इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज से हमें पता चल रहा है कि हमने देखने उसको टूल्स वगैरह और जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं वो अवेलेबल हैं प्रॉपर या नहीं, तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये बताया है कि एक पेशेंट है जो अस्थमा के साथ आया है, ठीक है, तो उसको इसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि आपने उसको बताना है कि इनहेलर कैसे यूज़ करना है, आप वहाँ पे कोई प्रॉपर बंदा होना चाहिए जो उसको बताए कि इनहेलर को आपने कैसे यूज़ करना है, पीक किलोमीटर को। तो नर्स एजुकेटर जो होता है वो डिटरमिन कैसे करेगा पेशेंट की नीड्स को, वो तभी मतलब कि उसको वो प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन देगा ना कि कैसे मतलब पीक किलोमीटर को वो यूज़ करेगा। और इससे क्या होगा कि पेशेंट को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो दोबारा से रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जैसे उसको नर्स जो या फिर जो केयर गिवर है वो उसको एक्सप्लेन करेगा, तो देन फर्दर पेशेंट जो है वो उसकी प्रैक्टिस करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन देगा, ठीक है, कि उसको समझ आ गई या नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। पहले उसको मतलब कि यूज करने का सारा तरीका बताएगा, और देन पेशेंट उसको रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन देगा कि मुझे इसकी समझ आ गई है अब, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाता है सेस द डिमांड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन और टारगेट को मद्देनजर रखते हुए, मतलब कि इसको फॉलो करते हुए, सामने रखते हुए, जो भी उसकी मतलब कि फिलोसफी है, मिशन है, स्ट्रेटेजिक प्लान और गोल्स हैं, उसको सामने रखते हुए जो है ना हमने क्या करना होता है, अपना जो काम है ना वो मतलब कि परफॉर्मेंस जो होती है लर्नर की वो असेस करनी होती है कि क्या वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम और जो उसके गोल्स हैं क्या उसको भी वो सामने रख रहा है। जब हमने लर्निंग नीड्स को असेस करनी है, तो हमने साथ ही जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग असेस करनी होती है, ठीक है, कि उसकी क्या क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी, उसका मिशन क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, उसकी गोल्स क्या है। जैसे जो एजुकेटर है उन्होंने कहा है कि उसको पता होना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस उसकी क्या है,
एज एम्प्लॉय हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो हम जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं हमारे क्या क्या काम है जो हमने फुलफिल करने हैं। तो ये चीजें होती हैं कि ये चीजें आपने असेस करनी होती हैं, ठीक है। असेस द डिमांड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आ जाएगा आपके पॉइंट नंबर 8 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 9। ये है टेक टाइम मैनेजमेंट इश्यूज इनटू अकाउंट, यानी कि कोई भी अब जब हमने लर्नर की नीड को असेस करना है तो हमने टाइम को भी मद्देनजर रखना है, टाइम को भी देखना है हमने, उसको कैसे मैनेज करना है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर होनी चाहिए। वो कैसे होगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, और एक्टिव लिसन करना है, ताकि प्रॉपर आप लर्नर को सुनो, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो हर काम को, ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। Although close observation and active listening take time, it is more efficient and effective to take a time to do a good initial assessment. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या होता है कि क्लोज ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप प्रॉपर उसी टाइम में अपना सारा काम कर लो। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपने लर्नर से जो है ना, लर्नर को भी अपॉर्चुनिटी देनी है कि जो जो उसको लर्निंग नीड्स हैं वो बताए अपने प्रेफरेंसेस को, कि उसकी क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं। जब वो खुद अपने प्रेफरेंसेस को बताएगा कि मुझे इस चीज को लर्न करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, अपनी प्रेफरेंसेस वो बताएगा कि उसको क्या क्या चीजें जो है वो लर्न करने की जरूरत है, तो उससे क्या होगा कि उसकी अपनी जो कोपिंग एबिलिटी होती है ना लर्न करने की चीजों को, तो वो इन्हांस होगी। तो इससे भी क्या होगा कि टाइम जो है ना वो प्रॉपर मैनेज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है नेक्स्ट यही, असेसमेंट जो होती है ना वो किसी भी टाइम पे आप किसी भी वक्त कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल वे में भी। तो ये एक ये पॉइंट आ जाता है जिससे हम लोग प्रॉपर जो है ना टाइम मैनेजमेंट को एड्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि हमने टाइम को वेस्ट करते रहना है, हमने असेसमेंट करनी है, वो हम किसी भी टाइम पे किसी भी जगह कर सकते हैं, हमने ये नहीं देखना कि ये स्पेसिफिक टाइम है, ये यही प्लेस है। और लर्नर को भी हमने इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना होता है पहले से ही। उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाता है कि इन्फॉर्मिंग अ पेशेंट अहेड ऑफ टाइम दैट द एजुकेटर विशेस टू स्पेंड टाइम डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स और नीड्स। मतलब पहले से ही हमने क्या करना है, लर्नर को जो है ना इन्फॉर्म कर देना कि आपसे ये आपकी क्या क्या विशेष हैं जो लर्नर आपसे मतलब लर्नर हमें बताएगा, ठीक है, एजुकेटर को वो अपने विशेष बताएगा, दैट द एजुकेटर विशेस टू स्पेंड टाइम डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स और नीड्स गिव्स द पर्सन एडवांस नोटिस टू सॉर्ट आउट हिज और हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। जब मतलब कि हम लर्नर की नीड को असेस करेंगे इस मेथड के थ्रू पेशेंट को इन्फॉर्म करते हुए, तो क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो क्या होगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये होता है कि मिनिमाइजिंग द इंटरप्शन, यानी कि हमने कम से कम जो है ना अपने टाइम को मैनेज करने के लिए प्रॉपर टाइम जो है इसको बचाने के लिए हमने इंटरप्शंस को मिनिमाइज करना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो होती है ना ड्यूरिंग प्लान्ड असेसमेंट, इंटरव्यू के दरमियान, उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। जब हम वो कम से कम होगी तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इनहांस होगी। तो इससे क्या होता है बेसिकली, ये सारे जो है ना कुछ मेथड्स होते हैं, ये जस्ट इन लिस्ट करने हैं आपने, मैंने आपको वैसे डिटेल में बता दी ताकि आपको समझ आ जाए। बहरहाल आपने वो स्टेप जो है ना वो लिख देने हैं, और साथ जो है ना उसके अंदर जो है वो 2 से 3 पॉइंट जस्ट आप डिस्कस कर दें तो आपको क्वेश्चन 5 नंबर का पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है मेथड्स टू असेस लर्निंग नीड्स। इसका एक निमोनिक है मैंने बनाया हुआ है, IQ फोस्टर्ड। ये भी आप अपनी बुक पे लिख लीजिएगा। अब ये जो होते हैं ना, पहले हमने स्टेप डिस्कस किए थे कि कौन किससे हम लोग असेस करते हैं लर्निंग नीड्स को, वो स्टेप थे। अब हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लर्निंग नीड्स को असेस करेंगे। तो वो बेसिकली 7 मेथड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आई से आ जाता है, ये देखें यहाँ पे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन आ जाएगा, क्यू से आ जाता है क्वेश्चन एयर्स, एफ से आ जाता है फोकस ग्रुप, ओ से ऑब्जर्वेशन, एस से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, टी से टेस्ट आ जाएंगे, और डी से आ जाएगा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये मतलब कि 7 मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, असेस करते हैं लर्निंग नीड्स को। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में क्या आ जाएगा, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में आपकी वही कैजुअल डिस्कशन आ जाएगी जो आप लर्नर या स्टाफ के साथ करते हो। इससे आप जो उसकी अनस्पोकन नीड्स होती है ना, या जो उसके गैप्स आ रहे होते हैं नॉलेज के अंदर, यानी कि जब एक्टिवली आप लिसन करते हो तो आप पिक कर रहे होते हो चीजों को, ठीक है। तो आप जो है ना इससे क्या करते हो कि असेस कर रहे होते हो लर्निंग जो लर्निंग नीड्स होती हैं उनको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, ओपनली आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू।
तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। इससे क्या होता है, जो स्टाफ होता है ना, जब आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करोगे तो स्टाफ आपको जो है ना वैल्यूएबल इनपुट प्रोवाइड करेगा अपनी लर्निंग नीड्स के बारे में, ठीक है, बाय रिस्पॉन्डिंग टू ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग करोगे तो आपका क्या काम यहाँ पे होता है, नर्स एजुकेटर जो होता है ना बेसिकली वो एक्टिवली लिसन करेगा। उसका यहाँ पे ये फोकस होता है कि वो एक्टिवली लिसन कर रहा होता है, पिकअप कर रहा होता है जो भी मतलब के लर्निंग नीड से रिलेटेड जो भी क्यूज होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो एक्टिवली उसको लिसन करेगा। और देन जो स्टाफ है वो उसको वैल्यूएबल इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी उसकी लर्निंग नीड्स होती हैं, जो उसने क्वेश्चन करने होते हैं। तो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू ये भी एक मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, असेस करते हैं लर्निंग नीड्स को। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या है, सिंपली इसमें क्या होता है कि पहले से आपने कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो तैयार किए होते हैं, ठीक है, वो ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हो आप लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो इंडिविजुअल्स के अंदर, और देन जो है ना एफिशिएंटली जो है आपको मतलब कि स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप रिसीव करते हो। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के अंदर हम लोग जो है ना वो हमारा क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट हमारा इंक्लूड होता है, ठीक है, हमने जो है ना ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट और ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको यूज करना होता है इसके अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है, लर्नर जो होता है वो देखता है कि उसको क्या क्या लर्निंग नीड्स हैं इस इन मेथड्स के थ्रू। और दूसरी बात ये है कि वो हमने जो जब इंटरव्यू कर रहे हो ना तो हमने नॉन जजमेंटल रहना होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट, दूसरा पॉइंट आपने नॉन जजमेंटल का याद रखना है इसके अंदर स्ट्रक्चर इंटरव्यूज में। थर्ड पॉइंट ये कि नर्स जो होती है ना बेसिकली वो क्या कर रही होती है, वो हर चीज को इंटरव्यू के अंदर जब हम ले रहे होते हैं वो नोट कर रही होती है, ठीक है, लर्नर की परमिशन को भी, सो दैट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी लॉस ना हो। यानी कि जो जो इंटरव्यू के अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो सारी चीजें जो होती है ना वो रिकॉर्ड कर रही होती है जो नर्स होती है साथ साथ ही। तो ये तीन पॉइंट्स होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर इंटरव्यू से। इससे क्या होता है बेसिकली, इससे भी हमें उसकी लर्निंग नीड्स का पता चल जाता है इन सारी चीजों से। जब हमारे पास ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट होगा और हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एक ऐसी सेटिंग चूज करेंगे जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो लर्नर जो होता है वो अपनी लर्निंग नीड्स के बारे में इजीली जो है ना वो बताता है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग उसके लर्निंग नीड्स देख लेंगे कि क्या क्या उसके गैप्स आ रहे हैं, क्या उसको फर्दर मतलब कि बताने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप बेसिकली क्या होता है, फोकस ग्रुप जो होता है ना बेसिकली ये स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होती है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। एक इसमें एक जो होता है ना बेसिकली हमारे पास वो होता है फैसिलिटेटर, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, वो एक्सप्लोर करता है परसेप्शंस को, चैलेंजेस को इन डेप्थ में, ठीक है। ये कोई भी मतलब कि जो अगर किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कोई भी एक पॉइंट को डिस्कस करना हो तो उसके लिए ये जरूरी होता है। इसमें ये बेसिकली जो है ना 4 से 12 लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप होता है, जो कि डिटरमिन जिसमें हम करते हैं एरियाज ऑफ एजुकेशनल नीड्स को बाय यूजिंग ग्रुप डिस्कशन टू आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। अब ये किस लिए जरूरी होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फैसिलिटेटर टू क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट। ये इसलिए जरूरी होता है कि इससे वो एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके ताकि जो पार्टिसिपेंट है वो फ्रीली जो होता है ना मतलब कि अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो भी उस ग्रुप के अंदर शेयर कर सके, जिससे उसको उसके जो गैप्स होते हैं नॉलेज के वो आपको मतलब कि पता चल जाते हैं, ठीक है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेसिकली, नेक्स्ट हमारा फोकस ग्रुप के बाद है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर बेसिकली चेकलिस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चनर्स के अंदर के इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड भी हो सकते हैं, या आप इंडिविजुअल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये जो चेक लिस्ट होती है जब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इंडिविजुअल्स के अंदर तो आप क्या करोगे कि चेक लिस्ट जो होती है ना वो इसमें डिफरेंट मतलब के ना जो आपकी लर्निंग नीड्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिसका आपने आंसर देना होता है ABCD के अकॉर्डिंग। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर दे दोगे। इससे क्या होगा कि जब वो कम्पिटेंट अथॉरिटी के पास मतलब जाता है, जैसे एक एजुकेटर है वो असेस करना चाह रहा है लर्नर की नीड को, तो वो जो है ना उसको क्वेश्चन शेयर करेगा, यानी कि चेक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, जिसमें वो अपनी मतलब कि जो भी उसकी जहाँ पे उसका गैप आ रहा होता है या जो जो उसको इशू आ रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसने ना क्वेश्चंस के आंसर जो है वो टिक करने होते हैं। तो देन जो मतलब कि हमारे पास होता है ना एजुकेटर, वो क्या करता है, वो असेस कर लेता है कि लर्नर जो है इसको कहाँ डेफिशिएंसी आ रही है, यानी कि इसका कहाँ नॉलेज जो है वो नॉलेज गैप है, तो उसको फुलफिल करने में जो है ना क्वेश्चनर्स ही हेल्प करते हैं। और ये बहुत ज्यादा मतलब कि प्राइवेसी के थ्रू भी ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल यानी कि एनोनिमस, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना इसमें ना तो पार्टिसिपेंट्स का नाम जो है वो शो हो रहा होता है कि किस पार्टिसिपेंट ने की ये फीडबैक है जो हमें मतलब मिली है। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि ये इजीली मतलब कि हम डाटा जो है ना इसमें वो डाटा कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिससे हम लोग जो है ना वो देख लेते हैं कि कहाँ लर्नर जो लर्नर है उसका नॉलेज गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरव्यू से भी ये ज्यादा प्राइवेसी मतलब प्रोवाइड करते हैं।
तो क्वेश्चनेयर्स भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और इसमें होता है क्या, चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बेसिकली, आगे से ये जो आगे लिखा हुआ है उन्होंने, वन एग्जांपल ऑफ अ हाईली रिलायबल एंड वैलिड सेल्फ असेसमेंट टूल इज द पेशेंट लर्निंग नीड स्केल। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपने याद रख लेना है, मतलब कि आपको एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, कि ये किसने दिया था, ये जो सेल्फ असेसमेंट टूल है, और कब दिया था, ये रेडमैन ने दिया था 2003 के अंदर दिया था। और ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए डिजाइन किया गया था, ताकि ये पेशेंट की परसेप्शन जो होती है अकॉर्डिंग टू लर्निंग नीड्स, उनको उनके बारे में मतलब उनको मैयर करने के लिए ये जो टूल है ना, ये डिजाइन किया गया था। ठीक है, बस ये चीजें आपने याद रखनी है इसमें। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है टेस्ट। अब टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये सिंपल सी टेस्ट का तो इतना मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होते हैं। अब प्री टेस्ट क्या होते हैं कि पहले से उस लर्नर को क्या क्या पता है, वो असेस करने के लिए हम लोग प्री टेस्ट लेते हैं। पोस्ट टेस्ट वो के अवेलुएशन करने के लिए कि जब हम लोग कोई लेक्चर, कोई मतलब टीचर है वो लेक्चर जब दे देता है, तो आफ्टर लेक्चर जो है वो हमसे मतलब अवेलुएटिव प्रोसेस के थ्रू हमसे क्वेश्चनिंग करता है, तो दैट इज पोस्ट टेस्ट। ठीक है, एक प्री टेस्ट होते हैं ये बस बेसिकली लर्नर की जो नॉलेज गैप्स होते हैं उसको, उसका जो प्रेजेंट नॉलेज है ना उसको असेस करने के लिए यूज होते हैं प्री टेस्ट। और पोस्ट टेस्ट जो होते हैं ना उसका जो मतलब कि होना चाहिए था नॉलेज, उसको असेस करने के लिए मतलब कि प्री और पोस्ट टेस्ट जो होते हैं ना वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। यानी कि जो आप ये बिल्कुल एक टेस्ट सेशन की तरह ही है। दोनों टेस्ट में हम क्या करते हैं, लर्निंग जो हमारी लर्निंग होती है ना उसी को मैयर करती हैं। पोस्ट टेस्ट हमें ये बताएगा कि उन्होंने जो ट्रेनिंग के बाद क्या क्या इंप्रूव किया, और प्री टेस्ट में ये होता है कि पता चलेगा कि लर्नर जो है ना वो ऑलरेडी उसको क्या पता है। पोस्ट टेस्ट जो है ना वो ये बताएगा कि उन्होंने ट्रेनिंग के बाद इंप्रूव क्या किया है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि डायबिटीज नॉलेज टेस्ट है, ये भी एक एग्जांपल है। ये भी एक एग्जांपल टूल है जो कि असेस करने के लिए लर्निंग नीड्स को, सेल्फ असेसमेंट मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, उसके लिए यूज होता है। तो पहले भी मैंने आपको पीछे भी एक टूल बताया था इसके अंदर भी, जो हमारे क्वेश्चन थे। इसी तरह इसके अंदर भी एक एग्जांपल है डायबिटीज नॉलेज टेस्ट। ये आप टेस्ट के अंदर आप एक एग्जांपल दे देना, ठीक है, जिससे हम लोग असेस करते हैं जो लर्निंग नीड्स होती हैं फॉर सेल्फ असेसमेंट ऑफ डायबिटीज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली, ऑब्जर्वेशन में हम लोग जो है ना वो डायरेक्टली मतलब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन में जो हम लोग लर्नर को जो है ना वो वॉच कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जहाँ उसका गैप आ रहा है, उसके बिहेवियर्स, कौन से लर्निंग स्टाइल्स हैं जिसको वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव, ये बेसिकली जो है ना ऑब्जेक्टिव होता है इन नेचर, ठीक है, और यूजफुल होता है क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। तो यही यहाँ पे भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन जो होती है ना बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है वॉचिंग द लर्नर परफॉर्मेंस अ स्किल मोर देन वंस इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ असेसिंग अ साइकोमोटर नीड। मतलब कि जो फिजिकली एक पर्सन कोई काम परफॉर्म कर रहा है ना, लर्नर, तो उसको आप जो है ना ऑब्जर्व करने के लिए आप देखते हो कि कौन कौन सा स्टेप जो है उसने प्रॉपर फॉलो किया और कौन कौन सा स्टेप को उसने मिस किया। तो दैट इज ऑब्जर्वेशन। इससे भी आप क्या करोगे, हमें पता चल जाएगा कि उसको कहाँ फर्दर जो है ना वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसे हम बताएंगे जब वो काम परफॉर्म कर लेगा, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लर्नर्स हु कैन ऑब्जर्व अ वीडियो टेप ऑफ देम सेल्फ परफॉर्मिंग अ स्किल। हाँ, कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, वीडियो टेप मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन उस वीडियो को प्ले करके वो देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन सा स्टेप जो है वो परफॉर्म किया, कौन कौन सा मिस किया। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में वही जो सारी चीजें हमने पीछे डिस्कस की हैं ना स्टूडेंट्स, वही आ जाता है इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन में। मतलब कि हमने जो उसके रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, पेशेंट डाटा, उस सब चीज़ों को जो है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने क्या करना होता है, रिव्यू करना होता है। इसके अंदर हम जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो भी होते हैं पेशेंट के मतलब के एनालाइज करना होता है हमने उसको, रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स वगैरह पेशेंट के डाटा को। यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें हम क्या करेंगे, जो इनिशियल असेसमेंट प्रोग्रेस नोट्स, नर्सिंग केयर प्लान्स, जो स्टाफ नोट्स वगैरह होते हैं, डिस्चार्ज प्लानिंग वगैरह फॉर्म्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है ना।
तो इससे क्या होता है कि इससे भी हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ मतलब कि गैप था नॉलेज का, यानी कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो ठीक तरीके से पुट नहीं की गई, कौन सी मेडिसिन ऐसी थी जो यहाँ पे मतलब कि देनी थी उस टाइम पे नहीं दी गई। तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है ना हम लोग असेस करेंगे लर्निंग नीड्स को बेसिकली। ठीक है, इससे हमें एक पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ गैप आ रहा है नर्सिंग की प्रैक्टिस के अंदर। दैट इज डॉक्यूमेंटेशन सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है जो आज हमने डिस्कस करना है, बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है असेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ नर्सिंग स्टाफ। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था लर्निंग नीड्स को असेस करने के मेथड, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि स्टाफ के लर्निंग नीड्स को हम कैसे असेस करेंगे। वो लर्नर की लर्निंग नीड्स थी जिसको असेस करने के मेथड हमने पढ़े थे, और उससे पहले हमने उसके स्टेप पढ़े थे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग नीड्स ऑफ स्टाफ, असेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टाफ। इसमें ना एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, आपको 2 से 3 लर्निंग नीड्स दी जाती हैं और एक कोई एक्स्ट्रा दी जाती है, तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी लर्निंग मतलब कौन सा मेथड ऐसा है जो कि स्टाफ की लर्निंग नीड्स को असेस करने के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, तो आपने इसके जो नेम्स हैं वो अच्छे से याद करने हैं। इसके लिए एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है, विद फन क्वेश्चंस क्लेवर रूल्स सेट गोल्स। तो ये बेसिकली विलियम ने 1998 के अंदर जो है ना वो दिया था। इसका निमोनिक मैंने बनाया हुआ है, विद फन क्वेश्चंस क्लेवर रूल सेट गोल। इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू से आ जाता है हमारे पास रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन, और एफ से हमारे पास आ जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स। ठीक है, और क्यू से आ जाएंगे क्वेश्चन, क्यू से आ जाता है हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट्स। ठीक है, और आर से हमारे पास आ जा क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट्स क्यू से आ जाता है, और सी से हमारे पास आ जाता है चार्ट ऑडिट्स। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है आर एस और जी। आर से रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएगा, एस से सेल्फ असेसमेंट, और जी से हमारे पास गैप एनालिसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली 7 मतलब कि हमारे पास होते हैं मेथड्स इसके। ठीक है, जिसे हम डिटरमिन करते हैं लर्निंग नीड जो होती हैं स्टाफ की उसको। तो सबसे पहले जो है ना हमारा फर्स्ट वाला इसका मेथड है, उसको हम डिस्कस करते हैं रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन में। रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सिंपली इसका मतलब ये होता है कि इसमें रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड होती है नर्सिंग स्टाफ को, वो सारा कुछ जो है ना इसके अंदर मतलब मेंशन होता है रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन में। अब इसको यूज करते हुए आप क्या करोगे, अपनी मतलब कि जो हम आपकी आपका जो स्टाफ है, ठीक है, उसको आप उसकी परफॉर्मेंस को असेस करोगे रिटर्न रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू। क्या वो जो जो चीजें उसकी रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी थी क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं उन स्टेप्स को प्रॉपर, जैसे उसको आईवी लाइन की आपने फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि आपने उसको मतलब कि आईवी लाइन की प्रैक्टिस करवाई है, और क्या वो प्रॉपर वो सारे स्टेप को फॉलो कर रहा है। तो ये आ जाता है इसकी जॉब रिटर्न जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, आप इसको कंपेयर करोगे उसकी करंट परफॉर्मेंस को जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है ना उसके अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फर्दर उसको क्या आप ट्रेनिंग मतलब दो, जिससे उसकी ये जो लर्निंग नीड्स हैं वो इसका गैप खत्म हो जाए, यानी कि एरर जो है वो खत्म हो जाए उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर उसको प्रोवाइड करके। फॉर एग्जांपल फॉर डिजाइनिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर्स। उसके बाद आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के थ्रू भी ये जो मतलब कि ये भी डॉक्यूमेंट्री लर्निंग नीड्स होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के अंदर आ जाता है जैसे वर्बल और जो कैजुअल आपकी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे स्टाफ जो अपनी डिफिकल्टीज को एक्सप्रेस करते हैं। तो आप फॉर्मली भी फॉर्मली जो होता है फॉर्मली आप ये होता है कि जो ये जो मतलब के डॉक्यूमेंट्री लर्निंग नीड्स होती है ना उसको आप फॉर्मली भी जो स्टाफ है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि राइट करके भी, और इनफॉर्मली यानी कि डायरेक्टली वर्बली मतलब कि आपने एक्सप्रेस कर सकते हैं जो भी उसकी इम्प्रूवमेंट के एरियाज हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो उसको डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको मतलब कि एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मली भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है और इनफॉर्मली भी। उसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट्स। क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, ये जो रिपोर्ट्स होती है ना बेसिकली ये एवेलुएट करने के लिए क्वालिटी केयर ऑफ जो उसको दी जा रही है, ठीक है, उसको एवेलुएट करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट दी जाती है। ये बेसिकली इश्यूज जो होते हैं ना जो भी उसके एरियाज में मतलब कि एजुकेशन में ट्रेनिंग में आ रहे होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट होती है ना ये यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ट ऑडिट। चार्ट ऑडिट्स के थ्रू भी हम लोग जो है ना इसमें चार्ट ऑडिट्स में क्या होता है कि आप लोग जो पेशेंट की फाइल होती है ना या जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एरर्स होते हैं, ठीक है, वो आप देखते हो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स और क्लिनिकल गाइडलाइंस वो उसको आप देखते हो कि उसमें क्या क्या गैप्स है, उसमें क्या क्या एरर्स हैं। ठीक है, और फर्दर क्या मतलब उसमें नर्सिंग केयर जो है वो दी जानी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड चार्ट ऑडिट। चार्ट ऑडिट में क्या है कि आपने रिव्यू करना है पेशेंट के चार्ट्स को, ताकि आप देख सकें कि वो कितना एक्यूरेट है, कंप्लीट है, और उसमें
प्रोटोकॉल्स को कितना मतलब कि फॉलो किया गया है प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ठीक है। और क्वालिटी एश्योरेंस जो रिपोर्ट्स होती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट्स वो होती हैं, मतलब इनका पर्पस ये होता है कि हम क्वालिटी ऑफ केयर जो दी जा रही है ना, उसको डिलीवर की जा रही है, उसको एवेलुएट कर सकें, ये पर्पस होता है इसका, ठीक है। तो इसमें ट्रेंड्स फाउंड इन द इंसिडेंट रिपोर्ट इंडिकेटिंग सेफ्टी वायलेशन और एरर्स, मतलब इसके अंदर हमें सारा पता चल जाता है कि सेफ्टी को उसने कितना मतलब कि वायलेट किया और क्या क्या उसके एरर्स आ रहे थे प्रोसीजर्स के अंदर, तो ये सारा कुछ हमें क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलता है। उसके बाद आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन भी एक ऐसा मतलब कि मेथड होता है जिससे हम लोग असेस करेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू भी हमें पता चल जाता है कि जो स्टाफ है वो क्या प्रॉपर मतलब कि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, उसको कहाँ कहाँ मतलब कि फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आपने जस्ट जो है ना ये एक स्केल याद रख, ये जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया ना स्वोट एनालिसिस, बस ये जस्ट आपने ना याद रखना होता है। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, ये मैंने ना इधर ऊपर लिखा हुआ है, आप अपनी बुक पे चाहे लिख लीजिएगा। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ये सेल्फ असेसमेंट एक टूल होता है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टूल होता है बेसिकली, ये देखें। स्ट्रेंथ्स में क्या होता है बेसिकली कि ये उसके इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जो उसके या उसकी एबिलिटी जिससे उसको एक एडवांटेज दूसरों पे मतलब कि हासिल हो रहा होता है, जैसे उसकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, उसका उसकी स्किल्स अच्छी हैं। वीकनेस में क्या आ जाता है बेसिकली? वीकनेस में मतलब उसके इंटरनल नेगेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है, सही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको। अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो होते हैं ना बेसिकली उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह, न्यू मतलब के जो भी मार्केट गैप है या फिर जॉब ओपनिंग्स वगैरह। उसके बाद थ्रेड्स के अंदर क्या आ जाता है? उसके एक्सटर्नल चैलेंजेस जो होते हैं ना वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो उसके उसके मतलब के गोल्स में या उसके जो प्रोग्रेस में उसको हार्म कर सकते हैं, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन वगैरह आ जाते हैं या फिर कोई लॉ वगैरह या पॉलिसी चेंज हो रही है। तो ये बेसिकली ना जो स्वॉट एनालिसिस है, इससे क्या होता है बेसिकली डिसीजन मेकिंग में और जो उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है स्वोट एनालिसिस। ये रिकमेंडेड मेथड होता है सेल्फ असेसमेंट ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। बस ये इतना ही आपने याद रखना। उसके बाद गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस के थ्रू भी क्या होता है कि हम एनालाइज करते हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है। इससे हम डिफरेंसेस जो होते हैं ना उसके एक्चुअल और डिजायर्ड नॉलेज के उसको मतलब कि आइडेंटिफाई करते हैं। बस इतना ही आपने याद रखना है। उसके बाद एक और इसमें मेथड आ जाता है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, ये भी इसमें बेसिकली जो होते हैं ना वो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको मतलब कि ज्यादा आपने डिटेल में नहीं याद करना, लेकिन वैसे आपको मैं बता देती हूँ डेल्फी टेक्निक क्या होती है। ये एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है जिसमें जो एक्सपर्ट होते हैं ना, एक्सपर्ट की हेल्प से किसी स्पेसिफिक इशू या नीड को ना समझने के लिए ये यूज किया जाता है। ये मेनली क्वेश्चनेयर्स के मल्टीपल राउंड्स होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है बेसिकली एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि सिर्फ उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं उसको एनोनिमस रखा जाता है, मतलब हर एक्सपर्ट अपना ओपिनियन जो है ना वो कॉन्फिडेंशियली देता है। और इसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चनेयर होते हैं ना वो बार बार दिए जाते हैं जब तक आपका एक एग्रीमेंट जो है ना नहीं हो जाता। इसका गोल यही होता है बेसिकली कि किसी मसले या फिर जो भी मतलब कि लर्निंग नीड है उसको कलेक्टिव या लर्निंग नीड पर कलेक्टिव इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है ना वो ओपिनियन जो है वो लिया जा सके, ठीक है। ये भी लर्निंग जो नीड्स होती हैं उसके असेसमेंट में, डिसीजन मेकिंग में और जो भी हमारी पॉलिसी होती है उसको बनाने के लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। तो बस आज का जो हमारा क्वेश्चन थे जो आज हमने कवर करने थे वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।